ओके। सो राजनीति राजनीति ये ऐसी लड़ाई है जिसमें कोई सब कुछ जायज है, जैसे बोलते हैं ना, वो कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है, वो झूठ बात है। राजनीति में सब जायज है। सो देखो, होता क्या है कि इंसान जो है ना, वो अगर देखा जाए तो हार्ड मास को तो बिल्कुल जैसे हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हार्ड मास तो सभी के पास होता है। हर एक चीज पदार्थक तो है, चाहे वो पेड़ है उसको छुआ जा सकता है, चाहे वो कोई इंसान है उसको देखा जा सकता है। तो हार्ड मास की चीजों को अगर हम इग्नोर करें तो इंसान पूरी तरह से कौन सी चीजों से बना है? भावनाओं से। ठीक है। फीलिंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वो अदा करता है, एक रोल अदा करता है फीलिंग्स के। क्योंकि होता क्या है कि हर चीज की वैल्यू तभी है अगर उसमें फीलिंग्स है। हर चीज में अगर इमोशंस हैं तभी उसकी है ना कोई कीमत है। अगर जैसे मान लो है ना कोई एक पेन है, अगर वो पेन आपको पसंद है क्योंकि वो आपके दादाजी ने दिया था या पिताजी ने दिया था, तो उसकी बड़ी कीमत हो जाती है क्योंकि उसके साथ भावनाएं जुड़ जाती है। नहीं तो उसकी कोई परवाह नहीं, और जिसके लिए उसकी कोई कीमत नहीं है वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं और उसको उठाकर कचरे में डाल देगा। किसी भी चीज की जो वैल्यू है वो उसके साथ जुड़ी भावनाओं से ही तय होती है। लेकिन देखो, एक कुछ चीजें हम देखते हैं कि जो राजनीति होती है ना, वो पूरी तरह से भावनाओं पर चलती है। इमोशंस के साथ खेलना मतलब इतना भावनाओं का नंगा नाच होता है, इतनी बेरहमी से उसको खींचा जाता है, उतारा जाता है, बेचा जाता है, और उतनी ही बेरहमी से उसे खरीदा जाता है। राजनीति भावनाओं की मंडी है, जैसे बकरों की मंडी होती है ना, या क्या क्या कह सकते हैं उसको, गुलामों की मंडी होती है, क्योंकि वो ज्यादा सुनने में आपको समझ में आएगा कि इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, उसको उसको सिर्फ एक मशीन समझा जाता है। तुम्हें जनता की भावनाओं को समझना होगा, और भावनाओं को तुम तभी समझ सकते हो अगर तुम खुद भावनात्मक हो। तुमने देखा है छोटे बच्चे बड़े मासूम होते हैं, बचपन में वो लोग छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, अपने दोस्तों से झगड़ा करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, किसी से प्यार कर बैठते हैं जरूरत से ज्यादा, किसी से नफरत कर बैठते हैं जरूरत से ज्यादा। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सीखते हैं और दूसरों की भावनाओं का इस्तेमाल करना हम सीखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। भावनाएं ही हमें जिंदा रखती है, हमें इंसान बनाती है। और हर कोई इमोशनल होता है। ऐसा मत समझना कि कोई पत्थर दिल होता है, वो पत्थर दिल सिर्फ दिख रहा है। कोई भी इंसान ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो जिसमें भावनाएं ना हो। हाँ, वो एक करेक्टर ऐसा अपना सकता है, और वो शायद सारी जिंदगी हर पल हर वक्त अपने उस करेक्टर में जीता रहे, और अपनी भावनाओं को दबा कर रखा होगा, उसने छुपा कर रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें भावनाएं ना हो। तो इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है दूसरों की भावनाओं के साथ खेलने में। और क्या कहूं, मतलब खेलने में ही कहा जाएगा, और इस बात को मैं कैसे कह सकता हूँ? मतलब ठीक है, आप समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि यहाँ हम किसी को तकलीफ देने की बात नहीं कर रहे हैं। अ, राजनीति में आपको लोगों की भावनाओं को उछालना आना चाहिए, और जब वो बहुत गर्म हो जाए, बहुत लोहा गर्म हो, तो सही समय पर उस पर हथौड़ा मारना आना चाहिए। और बस ऐसा ही होता है। इसलिए कई बार तुम लोगों ने मेरे मुंह से सुना होगा, मैं कहता हूं ना कि शादी एक राजनीति है। क्यों? क्योंकि खूब हंगामा किया जाता है। तुमने देखा शादी हो रही हो तो कितना ज्यादा पाखंड किया जाता है, जबकि वो छोटी सी घटना है और शादी सबकी होती है, वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि। लेकिन कितने सारे उसमें रीति रिवाज किए जाते हैं। चप्पल छुपा ली, कन्यादान कर रहे हैं, इसके हाथ में वो, उसके हाथ में चावल दे रही है, वो उसके हाथ में नारियल दे रहा है, वो उसका मुंह मीठा कर रहा है, फिर कोई रिबन काट रहा है। मतलब अगर तुम सोचो तो पचासों हजारों कितनी ही चीजें शादी के साथ जोड़ी जाती हैं ताकि उस बेतुकी सी घटना को रंग दिया जा सके, उसे जबरदस्ती फैलाया जाता है। इससे क्या होता है, इमोशंस लड़के और लड़की के जागते हैं, दूसरे लड़कों लड़कियों के भी जागते हैं। मतलब वो माहौल ही पूरा शादी वाला होता है।
सबको लगता है हाँ यार यार ये काम तो होना चाहिए। देखा ना, शादियों में नाराज हो जाते हैं रिश्तेदार, लड़के आपस में लड़ पड़ते हैं, जवान लड़कियां नाराज हो जाती हैं घर वालों से, या रोते हैं लोग अपने, मतलब वो इतने इमोशंस बह बह के बाहर आ रहे होते हैं सबके, इसलिए वो इतना शोर मचाते हैं, इतने ढोल बजते हैं, और हर किस्म की फीलिंग को वहां पर जरूरत से ज्यादा तरीके से पेश किया जाता है। तो शादी भी एक राजनीति है। तुम्हें खुद भी भावनात्मक होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों को महसूस करना चाहिए, हर घटना का तुम पर असर होना चाहिए, लोगों के दुख दर्द के साथ तुम्हें पर्सनली जुड़ा हुआ होना चाहिए, और तुम्हें भावनात्मक दोस्त बनाने हैं। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जिनमें कोई फीलिंग ही नहीं है, तुम्हारे आसपास भी वैसे लोग होने चाहिए। अच्छा, तुमने एक चीज देखी है, जो गुरुज होते हैं, जो डेरे होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, चाहे वो है ना कोई कृष्ण की कथा कह रहा है, कोई फिलोसफी समझ लो, कोई फिलोसफर है, या फिर कोई पर्टिकुलर धर्म का गुरु है, तो वहां पर कोई भी आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा उस भीड़ में जो उंगली लगाने से रोना पड़ता हो। आप नोटिस करना कभी। और कई बार तुम जैसे लोग, हम जैसे लोग वहां चले जाते हैं, जो जिनको देखने में ऐसा लगता है उनको कि इनमें कोई फीलिंग ही नहीं है, क्योंकि हम उनके उस पर्टिकुलर आइडिया के साथ नहीं अभी जुड़े होते हैं ना, हो सकता है थोड़ी बाद हम ज्वाइन कर लें तो जुड़ जाएं। वही पेन वाली बात कि उनका जो आइडिया है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, उसके साथ उन्होंने, गुरु ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा होता है। और वो भीड़ ही पूरी फीलिंगफुल लोगों की होती है, वो भीड़ ही पूरी ऐसे लोगों की होती है जो बहुत इमोशनल होते हैं, अच्छे होते हैं। हाँ, वो जो उनका लीडर है वो शायद उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो उनके अंदर, तुमने देखा है कई बार वो गुरु रो रहे होते हैं स्टेज पर बैठकर, भाई रो रहे होते हैं ताकि सब लोग रोएं, फिर हंस रहे होते हैं बच्चे की तरह, फिर नाच रहे होते हैं, फिर लोग भी नाच रहे होते हैं। जो जो वो स्टेज पर करते हैं, उनका रॉक स्टार तो उनका वही होता है, फिर वही लोग करते हैं। तो बात को जरा समझो, राजनीति एक ऐसा मंच है, स्टेज है, जिस पर भावनाओं का नंगा नाच होता है। लेकिन इस रहस्य को ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई टीवी पर आने वाले लोग इतने इमोशनल क्यों होते हैं? नहीं, टीवी पर आने वाले लोग इमोशनल नहीं होते, इमोशनल लोग ही टीवी पर आते हैं। जिस घटना का आपकी भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है, उसका राजनीति की दुनिया में कोई काम नहीं है। अच्छा, तुमने देखा है ना, टीवी पर क्या होता है, न्यूज बाइट चलाई जाती है। न्यूज बाइट क्या होती है? एक ही लाइन बोलते रहते हैं वो, है ना, एक ही लाइन। कई कई बार आप न्यूज देखते हैं या कहीं भी आप सोशल मीडिया पर भी कोई वीडियो देखते हैं, तो वो चार पांच लाइनें लगातार बार बार दोहरा रहे होते हैं, और किसी पर्टिकुलर सीन को, उसको बाइट बोलते हैं, उस पर्टिकुलर सीन को दिखाते रहते, जबकि उसके अलावा भी उनके पास वीडियो होती है। लेकिन वो क्या करते हैं, उस पूरी वीडियो में से, उस पूरी रील में से वो उतने उतने हिस्से को काट लेते हैं जो उनको लगता है कि हाँ यार ये लोगों के अंदर फीलिंग डालेगा, या तो वो उनको उकसाएगा, लोग नाराज होंगे, चीखेंगे ये क्या है ये क्या है, या फिर वो, हाँ, और हाँ, सेंसर उनको रोकता भी है कि ऐसी ज्यादा भावनात्मक चीज आप नहीं दिखा सकते कि लोग चीखते हुए घर से बाहर निकले तलवार लेकर। वो बाइट लोगों की भावनाओं को उछालती है, जिससे लोग बड़ा ही इमोशनल रिएक्शन देते हैं। राजनीति में कोशिश की जाती है कि लोगों की भावनाओं को भड़काया जाए, उनके इमोशनल पक्ष का इस्तेमाल किया जाए। किसी नेता को एक अच्छा एक्टर इसलिए भी होना चाहिए ताकि वो लोगों की भावनाओं को अच्छी तरह पर्दे पर दिखा सके। हम भावनाओं पर बात क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एक बड़े अच्छे पॉइंट को समझ सकें। वो पॉइंट है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, है ना, सुना है ना आपने, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, एक नेता वो कैसे कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ, बातचीत करना, अपने विचार रखना, लोगों के विचार सुनना, लोकतंत्र का एक बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक जरिया है जिसके द्वारा लोग नेताओं के सामने अपनी परेशानियां रखते हैं, अपनी नाराजगी दिखाते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, सवाल पूछते हैं। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं? जब एक नेता जनता के साथ बातचीत करता है, जनता के सामने आता है, उनको फेस करता है, उसको पॉलिटिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। तुम्हें स्टेज पर जाकर बोलना है, तुम्हें लोगों की समस्याओं पर पूरा व्याख्यान बोलना है,
थोड़ा सा नहीं बोल सकते? उनके सवाल छोटे हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारे पास टाइम की कमी है, लेकिन तुम्हारे जवाब छोटे नहीं होने चाहिए। उनके पास टाइम की कमी थोड़ी है, वो तो उनके पास तो फालतू टाइम ही टाइम है, और अगर बात उनके मतलब की हो रही है, उनके फायदे की हो रही है, तो वो सारा दिन बैठकर सुनेंगे। सवाल छोटा पूछा जाता है, लेकिन नेताजी से जवाब की उम्मीद जो की जाती है वो बड़े लंबे जवाब की उम्मीद की जाती है। आप ये नहीं कह सकते अच्छा वो, हाँ वो कर देंगे जी, हो जाएगा, चिंता मत करो, उसकी तो बात ही मत करो। अरे उस पर बात करनी पड़ेगी, जो सामने वाले ने बोल दिया उसके ऊपर कम से कम 20 मिनट बोलना पड़ेगा तुमको। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, जब भी तुम लोगों से जुड़ते हो, चाहे तुम टीवी के जरिए जुड़ रहे हो, किसी वीडियो के जरिए अपना मैसेज भेज रहे हो, तो कुछ बातें याद रखना। कौन सी? देखो, राजनीति में तुम्हारे दोस्त महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, यथार्थवादी हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पीछे चलने वाली जो भीड़ है ना, तुम्हारे पीछे, ये तुम हो, तुम्हारे पीछे चलने वाली जो भीड़ है ना, वो हमेशा ही अंधविश्वासी होगी। वो भीड़ सारी की सारी ही क्या होगी? भाग्यवादी होगी, इमोशनल होगी। तुम्हें एक नेता के तौर पर इस बात को समझना है कि लोगों ये नहीं समझना है कि कभी अरे यार काम की बात बत बोलता हूँ, काम मेन मेन पॉइंट पर उनसे बातें करता हूँ, लोग समझ जाएंगे कि भाई हम इतने फोकस्ड हैं, इतने काम की तरफ ध्यान देने वाले हैं कि हमने 4 लाइनों में जवाब दे दिया है, और ऐसे एकदम रुखी बातें, सूखी बातें कि काम काम करने आए हैं, काम करेंगे जी, हमें कोई हंसी मजाक से लेना देना नहीं है, हमें कुछ फीलिंग, ऐसा नहीं है। तुम्हें इस बात को समझना होगा, तुम नेता हो, तुम्हारे दोस्त यथार्थवादी हो सकते हैं, तुम्हारे दोस्त महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, लेकिन जो भीड़ तुम्हारे पीछे चलेगी वो हमेशा ही अंधविश्वासी होती। खुद सोचो, समझदार लोग भला तुम्हारे पीछे क्यों चलेंगे? और अगर चलेंगे भी तो वो भीड़ 10-12 लोगों की होगी, मुश्किल से तुम 15 लोग भी इकट्ठे कर लो तो गनीमत है। अब राजनीति में तो तुम्हें बड़ी भीड़ चाहिए ना, बहुत बड़ी भीड़। और बहुत बड़ी भीड़ कब आती है? जब तुम भाग्यवादी बातें करते हो, जब तुम अंधविश्वासी बातें करते हो, जब तुम चमत्कार हो जाने जैसी बातें करते हो, जब तुम यूं कहते हो कि बस लोगों को तुम फ्यूचर में ले जाओ और बस उनको दिखा दो कि हो गया सब कुछ। देखो भाई, यहां बहुत बोलना पड़ता है। राजनीति में थोड़ा सा बोलने से काम नहीं चलता है। कुछ लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, उनकी एग्जाम्पल पर भी आते हैं। राजनीति में बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, इसलिए तुम आंकड़ों पर बोलते बोलते थक जाओगे, खुद ही बौखला जाओगे। आंकड़े होते हैं ना, देखो जी हमारी सरकार आने से पहले, है ना, 2014 में जी ऐसा था, और उसके बाद ऐसा हो गया, 15 में ऐसा हो गया, फिर फलाने के हमारी सरकार से पहले ऐसा था, उसके बाद ऐसा हो गया, इतना परसेंट ये हो गया, इतना परसेंट वो हो गया, ये हो गया। तुम आंकड़ों पर बोलते बोलते शुरू शुरू में तुम्हें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद 1 साल 2 साल तुम बोल भी लोगे, लेकिन आंकड़ों पर कितना बोलोगे? तुमने देखा ना, अक्सर नेता गड़बड़ बोल जाते हैं है ना। पहले कहते हैं 4 महीने में हमने करप्शन खत्म कर दी, कहते हैं हमने 5 महीने में करप्शन खत्म कर दी। कभी वो बोलते हैं ना इतने का घोटाला हुआ, वो रकम ही बदलती रहती है, क्योंकि वो बोल बोल के नेताजी भूल जाते हैं कि क्या बोलना था। वहां रिकॉर्ड हो रहा है और दुश्मन बैठे हुए हैं भाई, ओपोजिशन पार्टी तो और मसाला लगा के बोले कि देखो जी उसके आंकड़े नहीं मिलते, खुद ही कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो ऐसी गलतियों से बचने के लिए आंकड़ों पर नहीं बोलना है, ज्यादा स्पष्टवादी नहीं होना है। तुम्हें तुम्हारी बातें कैसी होनी चाहिए कि जैसे जैसे राम कथा हो रही हो, कि बीच में इमोशंस, बीच में संगीत, बीच में कोई एक पहलू लेकर बोलने लगे कि माँ सीता को रावण उठा के ले गए तो राम जी की क्या हालत हुई, वो कितने दुखी थे, अब दुख पर बोलने लगे तो उस तरफ बह गए, कि भावनाओं में बहते जाना है, कभी यहाँ बहते जाना है, कभी वहां बहते जाना है। इससे आपको कई फायदे होंगे, जानते क्या? एक तो आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, और लोग लोग तो मस्त हो जाएंगे भाई, उनको आंकड़े समझ में नहीं आते हैं। इस गलत फहमी में नहीं रहना है कि सामने बैठे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या फिर वो वकील हैं। वो आम लोग हैं, उनको सिर्फ कहानियां समझ में आती हैं। अपने काम को जरा मसालेदार रखो ताकि तुम्हें भी बोरियत ना हो, है ना। बात ये नहीं कि लोग बोर हो जाते हैं आंकड़ों पर बातें करने से, फैक्टफुल बातें करने से। अरे तुम खुद बोर हो जाओगे बोल बोल। जनता की सेवा करते रहो, अपना कर्तव्य निभाते रहो, लेकिन जब उनसे बातें करो तो हंसी खुशी वाली करो, चुटकुलों वाली करो। तुम्हें कई तरह के अलग अलग लोगों को प्रभावित करना है।
तुम्हारे पास रावण की तरह 10 सिर होने चाहिए, 10 चेहरे होने चाहिए। और जरूरी नहीं कि वो सच्चे चेहरे हों, अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं हो तो कम से कम तुम्हें नकली मुखौटे लगाने आने चाहिए रावण की तरह। चेहरा नंबर 1 है ना, देखते हैं। बुद्धिजीवी, सॉरी जी, यहां बोलता, पहला चेहरा है बुद्धिजीवी। रविंद्रनाथ टैगोर जैसी दाढ़ी रखो, एकदम गंभीर चेहरा, साहित्य में डूबे हुए, हर मामले के जानकार, बस दुनिया को सुधारना जिनका मकसद है। ऐसा देखने में लगे कि जिद्दी, किसी से बात नहीं करता, फालतू बातों के लिए मुंह नहीं खोलता, लेकिन अगर गहराई से इनको समझने की कोशिश करोगे तो ये ज्ञान में डूबे हुए हैं, इन्हें सब कुछ पता है, महारथी हैं। खुद को फकीर दिखाना, है ना, ऐसा दिखाना कि मैं पैसों से, मोह माया से दूर हूं, ऐसी तस्वीरें खिंचवाना जैसे बुद्धिजीवी खिंचवाते हैं, कभी नहीं हंसते, सीरियस गंभीर, ऐसा, है ना। दूसरा चेहरा बिजनेस माइंडेड, है ना। एक एक नेता ऐसे भी होते हैं, वो बिजनेस माइंडेड होते हैं, जो हमेशा व्यापार की बातें करते हैं, जो लोगों के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजनेस करना और खूब पैसे कमाने का जज्बा भरते हैं। ऐसा नेता जो अपने देश के व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक फैलाए और अंतरराष्ट्रीय बाजार को सही नियमों के साथ अपने देश में लाए, जो ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना अच्छी तरह जानता हो, जिसे जनता से, सरकारी नौकरों से काम लेना आता हो, जो 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 लोगों को मोटिवेट करता है ना, जो लोगों को सैर सपाटा करने, होटल्स में रहने, घूमने फिरने और एंजॉय करने के लिए प्रोत्साहन देता है ना। आपने आपने देखा ना, अमेरिका इसका एक अच्छा एग्जांपल है। वो अपने लोगों को आनंद में डूबे रहने की सलाह देता है, खूब एंजॉय करो, खाओ पियो, शॉपिंग करो, मतलब खूब मोटिवेट करते हैं वो, तो खूब खर्चा करो और उन्हें सुरक्षा भी देते हैं। अमेरिका बिजनेसमैन ही तो है। फिर नेता के पास एक तीसरा चेहरा भी होना चाहिए, यानी एक किस्म से तीसरा टाइप की पॉलिटिक्स भी होती है। तीसरे टाइप भी हो सकते हैं, 10 के 10 एक ही इंसान में भी हो सकते हैं, कोई एक ही चेहरा लेकर भी चल सकता है। आपके अंदर 10 की 10 क्वालिटियां होनी चाहिए, क्योंकि आप क्या पता क्या सोच के नीचे से शुरू कर रहे हैं, कौन सा चेहरा लेकर चल रहे हैं, लेकिन अचानक कभी आप प्रधानमंत्री बन गए तो आपको उनमें से कौन सा एक चेहरा अपनाना पड़ सकता है या 10 के 10 बदलने पड़ सकते हैं, तो आपको सबकी समझ होनी चाहिए। तीसरा देखते हैं, गायब रहने वाला। जैसे प्रोफेसर मनमोहन सिंह थे, है ना। मैंने कहा ना अभी कि आपको राजनीति में बहुत बोलना पड़ता है, बड़े भाषण देने पड़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कंपलसरी फैक्टर नहीं है। ये लोग गायब रहने की कला में माहिर होते हैं और शुरू से ही अपनी पहचान कुछ ऐसी रखते हैं कि लोग इनसे उम्मीद ही नहीं करते कि ये जगह जगह देखने को मिलेंगे। रोज इनकी फोटो टीवी पर आ रही होगी, कभी ये जहाज पे चढ़ रहे हैं, कभी ये उतर रहे हैं, कभी ये अमेरिका जा रहे हैं, कभी थाईलैंड जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं, कभी जंगलों में जा रहे हैं शिकार करने। पहले मीडिया लोगों को समझा देती है और उनका व्यवहार ही ऐसा होता है कि लोग समझ जाते हैं कि ये अब आदमी रोज रोज नहीं दिखेगा। ये लोग बैकएंड में बैठकर काम करते हैं, बदलाव लाते हैं, सुधार करते हैं, सही हो या गलत हो, जो भी करते हैं इन्हें एकांत बड़ा पसंद होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, जैसे भी होते हैं, ज्यादा चिल्लम चिल्ला नहीं करते हैं, ये ज्यादा तमाशेबाज नहीं होते। चौथा चेहरा, फैमिली मैन। मुझे तो याद नहीं इंडिया में कभी ऐसा प्रधानमंत्री आया हो जो पारिवारिक सोच वाला हो। शायद नेहरू रहे होंगे, मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने नहीं देखा, ज्यादातर तो यहाँ कुंवारे होते हैं या
बेचारे वो होते हैं जिनकी पत्नी का देहांत हो गया होता है, या फिर वो दिखाते ही नहीं है पत्नी कहाँ पर है। ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा दुनिया के बाकी देशों में बहुत हैं। बाकी देशों में आप देखते हैं वहां के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति लोगों के सामने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नजर आते हैं और बार बार उन्हीं के साथ नजर आते हैं। आप उनको अकेले इमेजिन ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी है कि आपको जब भी सामने आना है आपकी या तो पत्नी साथ हो, कभी कभी बच्चे भी साथ हो, कभी क्रिकेट खेलते हुए, शॉपिंग करते हुए। क्योंकि ये लोग हर परिवार के अंदर, यानी जो जनता है, जनता जनता हर देश में हर आदमी का अपना अपना परिवार होता है। हर कोई अपने परिवार से बड़ा प्यार करता है, सबको अपनी पत्नी, बच्चे, माँ बाप बड़े प्यारे होते हैं। वो एक ही घर में रह रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, नेताजी को फॉलो कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, ऐसी तस्वीरें, ऐसी इमेज फैमिली मैन की, वो क्या करती है, वो हर परिवार के अंदर के उस प्यार को टारगेट करती है। उसको दिखाने की कोशिश की जाती है ताकि लोग रिलेट कर पाए कि ये हमारे जैसा ही पारिवारिक आदमी है। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, होता क्या है, अगर किसी नेता का परिवार नहीं है तो उसको लोगों का दिल जीतने में बड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि लोग सोचते हैं ना, तुम्हारे आसपास भी ऐसा ही होता होगा, अगर तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे बच्चे, और तुम्हारे पड़ोस में एक आदमी रहता है, ना वो उसकी शादी है ना बच्चे हैं, वो ऐसे घूमता रहता है ना, गली में ऐसे धोती बांध कर, बनियान पहनकर सिगरेट पीता रहता है, तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा। वो चाहे बेचारा कुछ भी नहीं कह रहा, चाहे वो बड़ा अच्छा आदमी है, लेकिन बिना परिवार वाले को भारत जैसे देश में कम से कम एक आतंकवादी की तरह देखा जाता है। लोगों को लगता है ये कैसा आदमी शादी क्यों नहीं कर रहा, ये कितना फ्रस्ट्रेटेड होगा, ये पता नहीं कैसे लोग हैं, इनकी इनसे कोई शादी नहीं करना चाहता, मतलब वट एवर, वो बहुत बुरी इमेज होती है। हाँ, फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर भी आप बोल सोच रहे होंगे कि यार इंडिया में तो ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो शादी नहीं करते या शादी नहीं हुई उनकी। तो उसका जवाब ये है कि वो लोग फैमिलीज को टारगेट ही नहीं करते, वो लौंडे लपाटों के साथ ज्यादा फोकस करते हैं, वो धर्म पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो दंगों पर ज्यादा फोकस करते हैं, वो है ना, एकदम यंग जनरेशन पर रहते हैं और उनका दोस्त बनते हैं कि हमने शादी नहीं, मतलब खुद कैसे दिखाते हैं कि अरे हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो नौजवान हैं, अभी हमारी शादी तो, उम्र ही नहीं हुई है हमारी शादी की। तो वो किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी वो प्रमोशन से अपना काम सीधा कर लेते हैं। देखो, जिन राजनीति में एक शिव परिवार आता है ना, आपने देखा है शिव परिवार क्यों, जैसा मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि एक शिव थे। अब वो परिवार कैसे बने, कब बने, उसमें काफी धांधली है। शिव तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन जब राजनीति आ जाती है किसी चीज में तो वो क्या करते हैं, वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि लोगों पर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े। शादीशुदा लोग, जहां जब समाज में हर किसी की शादी हो रही, तो वो एक ऐसे भगवान को कैसे पूछ सकते हैं जिसकी शादी नहीं हुई, जिसको औरत से कुछ लेना देना ही नहीं है। तब कई सालों के बाद वो थोड़ा सा उसको चेंज किया गया। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कुछ सालों पहले ही चेंज हुआ है, बहुत हजारों साल, लाखों साल पहले ही चेंज कर दिया गया था। शिव को परिवार की तरह दिखाया गया क्योंकि वो राजनीति का हिस्सा है। 5वें नंबर पे, पांचवा चेहरा, तानाशाही सोच वाला। जरूरी नहीं कि तानाशाही सोच वाला इंसान हिटलर जैसा खतरनाक हो, लोगों को मरवाने वाला हो, लोगों को जेल भेजने वाला हो, टॉर्चर करने वाला हो। कई होते तानाशाही हैं, लेकिन बड़े प्यारे। वो ऊपर से बिल्कुल बुरी बातें नहीं करते हैं, बिल्कुल वो तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि सब मिलकर चलो, सब मिलकर ये करो, सब मिलकर यात्रा करो, सब मिलकर देश की सफाई करो, सब मिलकर देश के विकास में अपना हाथ दो। लेकिन तानाशाही क्या होता है उनके अंदर, उनका एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है कि मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। तुमने मुझे वोट नहीं दिया है, मैंने समझदारी और होशियारी से वोट लिए हैं, मैं तो ऐसा ही करूंगा। हमने जो सोच लिया वो तो अब होकर रहेगा, आपको नहीं पसंद तो देख लो अपना क्या करना है फिर। होता है ना कुछ लोगों में ऐसा एटीट्यूड कि इतना ही है, इतना ही मिलेगा, आपके लिए इतना ही काफी है। और सबसे बड़ी चीज, ये कभी बैठते नहीं है, ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं।
चाहे देश को नुकसान कर रहे हैं और चाहे देश का फायदा कर रहे हो, लेकिन वो रुकते नहीं। ऐसा ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर रहे। देखो, एक एक बड़े अच्छे नेता वो भी होते हैं जो राजनीति में आते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं जो राजनीति में आए हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया। वो 5 साल कैसे निकल गए किसी को पता नहीं चला। और जब वो रिटायर हो रहे होते हैं तब कुछ लोग उन्हें कहते हैं थैंक यू कुछ ना करने के लिए भाई। और वो इतनी खूबसूरती से कुछ नहीं करते कि सारे देश में शांति भी रहती है, कुछ कलेश भी नहीं होता, सब कुछ पता नहीं चलता लोगों को 5 साल कैसे निकल गए। कोई कोई गड़बड़ नहीं होती। क्योंकि कई बार कुछ करना भी नुकसान करता है लोगों को, और गलत करना तो नुकसान करता ही है, सही करना भी नुकसान कर देता है। क्योंकि आप कोई नई इंडस्ट्री ले आए हैं तो कोई छोटी इंडस्ट्री डूब भी तो जाएगी। तो कोई आदमी इतना समझदार होता है वो बड़ी इंडस्ट्री को आने नहीं देता, वो कहता है अभी बैठो आराम से, 5 साल कुछ नहीं होगा, ये छोटी इंडस्ट्री को कमाने दो। मुझे पता है तुम बड़े बदलाव लाओगे, बड़ी नौकरियां लाओगे, सब कुछ करोगे, मेरे को छेड़खानी करनी नहीं है। होता है ना कई बार इतना अच्छा चल रहा होता है कि इंसान कहता है चलने दो यार, थोड़ी देर तो शांति मिली। तानाशाह वो आदमी होता है जो खाली नहीं बैठता। फिर 6वें नंबर पर, 6वां चेहरा राजनीति के रावण का, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के प्रेमी, कला के प्रेमी, मंदिरों के निर्माण करने वाले, पुलों के निर्माण करने वाले, बड़ी बिल्डिंग्स और नए नए डिपार्टमेंट्स का निर्माण करने वाले ऐसे राजा या नेता हों तो पूरे देश में इंजीनियरिंग के नमूने नजर आने लगते हैं। बहुत सारे शॉर्टकट्स वो पैदा करते हैं, नई सड़कें बनाते हैं, लोग वो सीधा कर देते हैं पूरे देश को। वो जो उबड़ खाबड़ जमीन होती है ना देश की, कहीं मिट्टी का ढेर है, कहीं से ढलान है, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पेड़ है, कहीं कोई पेड़ ही नहीं है, कहीं जंगल है, कहीं जानवर है, वो पूरा एडजस्ट कर देते हैं। वो खींच 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 के वो और कुछ नहीं कर रहे होते। देश में विकास के नाम पर ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिसका लोगों को पता ही नहीं होता, और वो कहते हैं क्या फायदा यार ये इसको सीधा करने का, हम हमारी रोजी रोटी का इंतजाम करो। लेकिन वो तो बिजनेस वाला करेगा, है ना। ये सबके जुनून बता रहा हूं मैं। जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग का प्रेमी ऐसा हो कि वो लोगों की रोजी रोटी की फिक्र करेगा। नहीं, कुछ ऐसे जुनूनी होते हैं वो पुल ही बनाते रहते हैं, बिल्डिंगे बनाते रहते हैं, मंदिर ही बनाते रहते हैं, जनता मरती रहती। वो कहते हैं नहीं, कुर्बानी देनी पड़ेगी आने वाली पीढ़ी के लिए, तुम्हें मरना पड़ेगा। तुम ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। पुल बनाओ, चाहे पुल बनाते बनाते तुम्हारी 2 पीढ़ियां मर जाएं। अपना अपना जुनून है। और ये बात याद रखना, एक बार कोई नेता बन जाता है तो वो लोगों को सिर्फ टूल्स की तरह देखता है, वो लोगों को काम करने वाली मशीन की तरह देखता है जिनसे क्या काम लिया जा सकता है। और ये जो 10 चेहरे मैं तुम्हें बता रहा हूं ये भावनाएं हैं, ये अलग अलग फीलिंग्स है। तानाशाही एक फीलिंग है, फैमिली मैन होना एक फीलिंग है, गायब रहने वाला, बिजनेसमैन, बुद्धिजीवी, ये सब एक चेहरे हैं जो लोगों की अंदर छुपी उन भावनाओं के साथ बड़ी अच्छी तरह जुड़े होते हैं, जो किसी आम साधारण आदमी के दिमाग में वो इतनी अच्छी तरह से डिवाइडेड नहीं होते। नेता के दिमाग में सब अच्छी तरह बटा होता है। मान लो ये एक नेताजी का दिमाग है, उसमें भाई ऐसे ऐसे आराम से कितने खाने बने होते हैं, सब खाने अपने आप में एक्सपर्ट होते हैं। 7वां, भोगी। 7वां कौन होता है? भोगी। जो शक्ति का पिरामिड बनाता है, जो शक्ति का पिरामिड बनाता है और शासन करता है। इस तरह का राजा भोग विलास में खोया रहता है, उसका जनता की सेवा, उनका पेट भरने से कुछ लेना देना नहीं होता। वो शक्ति की राजनीति खेलता है, और शक्ति की राजनीति बड़ी ताकतवर होती है, उसको बिल्कुल कमजोर मत समझना। इसमें कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए लोगों से खूब पैसे ले लेते हैं और उनको बदले में एक सीट दे देते हैं और कहते हैं जो मन मर्जी आए कर, खूब स्वतंत्रता दे देते हैं। और वो लोग क्या करते हैं, वो स्वतंत्रता लेते हैं, है ना, नेताजी को पैसे देते हैं पार्टी को, और वो उनको अच्छी सी सीट दे देते हैं। फिर वो जाकर शक्ति प्रदर्शन करते हैं, गोलियां चलाते हैं, लोगों को मारते हैं, झूठे केस बनाते हैं। अब भाई ऐसे लोगों की तो कोई कमी है नहीं जो कहीं ना कहीं से पैसे लाकर, है ना, कि राजनीति की गद्दी पर जा बैठे, बस खरीद लें उसको, उसके बाद
समाज को लूट कर खूब पैसा कमाए, पुलिस भी उनकी, सरकार भी उनकी। और ये तो आजकल बहुत आपको देखने को मिलेगी ये पॉलिटिक्स। तो ये आजकल की पॉलिटिक्स की वाला चेहरा है। ये सिर्फ चेहरा है, एक ही आदमी के चेहरे हैं ये। ऐसा मत समझना कि या तो तुम भोगी होगे या फिर तुम इंजीनियर होगे, तुम सब कुछ भी हो सकते हो, इसलिए तो उसे रावण कहा जा रहा है। 10 सिर रावण के ही तो थे। ये होते भोगी हैं, लेकिन लोगों को हमेशा भड़काते रहते हैं, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। क्यों? क्योंकि देखो, गुस्सा एक ऐसी भावना है जो सबसे तेजी से ट्रेवल करती है। भीड़ है ना, जैसे 100 लोग हैं लाइन में खड़े हुए, तुम पहले को थप्पड़ मारो, पहले को दूसरे पर धक्का दे दो, दूसरा तीसरे पर धक्का देगा, फिर वो इतनी तेजी से झगड़ा हो जाएगा उनके बीच में कि दूसरी और कोई भावना इतनी स्पीड से काम नहीं करती जितनी स्पीड से नफरत, गुस्सा काम करती है, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन पैदा हो जाता है। वो इंसान को सबसे तेजी से एक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करती है। क्रोध एक ऐसी फीलिंग है, गुस्सा एक ऐसी फीलिंग है जो इतनी तेजी से चलती है कि कई बार तो भाई साहब आप एक्शन पहले ले लेते हैं और सोचते बाद में कि मैं क्या कर बैठा। हो सकता है आप कहें कि इस तरह के लोगों को मैं अपनी पार्टी में आने ही नहीं दूंगा, या मुझे इस चेहरे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम गलत सोचते हो, क्योंकि एक तो ऐसे लोगों के पास वोटरों की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि इनका इकलौता हथियार पैसा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी भीड़ को पैसा और ताकत का सपना दिखाकर वोट इकट्ठा कर लेते हैं। तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी, सरेआम ना सही, चोरी चोरी ही सही, पर पड़ेगी। ये चेहरा जरूरी भी होता है। तुम ऐसे लोगों को रोक नहीं सकते, क्योंकि ये लोग मरे जा रहे होते हैं, भोगी है ना। अय्याश कभी। अगर तुम कहोगे कि मैं ऐसे लोगों को राजनीति में नहीं लूंगा, जो राजनीति में सिर्फ इसलिए आना चाहते हैं कि लूटा खसूटा जाए, भोगा जाए, है ना, अय्याशियां की जाएं, गबन किए जाएं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली जाएं, कुछ ना कुछ सरकार को चूना लगाने का तरीका खोजा जाए, तो तुम उनसे बच नहीं सकते। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी पार्टी हो ही नहीं सकती जिसमें चोर ना हो। आते जाएंगे, तुम्हें पकड़ते रहना पड़ेगा, निकालते रहना पड़ेगा, सजा देनी पड़ेगी, असूल बनाने पड़ेंगे, सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। और सब कुछ बहुत आसान है, बिल्कुल हो सकता है। लीडर में दम होना चाहिए, लीडर सिकंदर जैसा हो। अगर तुम्हें पता है कि मुझे क्या चाहिए, तो तुम ऐसे लोगों को अपने साथ पास आसपास एक सेकंड के लिए नहीं टिकने दोगे जो तुम्हारे काम में बाधा है, तुम उनकी गर्दन उड़वा दोगे। मेरे ये बातें बताने का मतलब ये नहीं है कि एक लीडर बड़ा मजबूर होता है, उसको वही करना पड़ता है, जो लोग उसके साथ जुड़े होते हैं उनके हिसाब से चलना पड़ता है, नहीं। 8वां चेहरा एक नेता का क्या होना चाहिए, धार्मिक सोच वाला। धार्मिक सोच वाला। ये समाज में सदियों से चली आ रही धार्मिक परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं, अपने देवी देवताओं और शास्त्रों, ग्रंथों को आधार बनाकर सभी कानून और व्यवस्थाएं बनाते हैं। जैसे इस्लामिक देश हैं, वहां पे सारे धार्मिक नेता ही होते हैं ना, वहां पे नेता का मतलब ही धार्मिक नेता। और थोड़े बहुत यहाँ पर भी ऐसा हो गया। लेकिन हुआ नहीं है बिल्कुल। मैं मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं भारत का बेड़ा गर्क हो गया, अरे वो है ना एक अंबेडकर, वो ये कितना भी नाच ले, उसने जो स्टेज बनाया उसकी एक चूल नहीं हिलने वाली है, एक उसका एक कील नहीं हिलने वाला है, क्योंकि वो इन्हीं लोगों में से पैदा हुआ था। इन्हीं की गंदगियां देख देख कर वो 50 पीएचडी कर बैठा। उसने ऐसे घुमा फिरा के सारी सेटिंग की हुई है कि इनको, इनसे कुछ नहीं होने, इनसे बर्बाद नहीं होगा। अच्छा है, तो ये लोग किसी तरह, देखो, तुमने देखा है कई बार नेता भीमराव अंबेडकर को गालियां दे रहे होते हैं,
उसी उसी के बनाए हुए कानून के दम पर उन्हें बोलने की आजादी मिली है, जिस पर वो उसी को गाली दे रहे हैं जिसने उनको संविधान दे दिया। और कई लोग मुझे ये भी कहते हैं ना, मुझे क्या, आपस में भी बातें करते हैं कि ऐसा क्या बड़ा काम कर दिया, संविधान लिख दिया। तो वो तुम क्या जानो, अब कहां से बात शुरू करें फिर, है ना, जिन्हें पता ही कुछ नहीं है। यहां मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि धर्म हमेशा से ही इतना पॉपुलर नहीं रहा है जितना आज हमारे युग में पॉपुलर है। पहले लोग 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए जानवरों की तरह मेहनत करते थे, कुछ मिल गया तो खा लेते थे, खुशी के मौके पर थोड़ा बहुत नाच लेते थे, आनंद कर लेते थे, और कभी कभी साल में 2 साल में एक बार धर्म का काम करते थे, किसी मंदिर में यात्रा करके एक बार जाते थे। तुम तो आजकल तो कारें हैं, बसें हैं, पता नहीं क्या क्या है, और वो मंदिर देखने जाते थे 2 साल में एक बार नंगे पांव, और एक बार वो कर आते थे तो फिर 10 साल की छुट्टी। इतना टाइम थोड़ी था लोगों के पास, लेकिन तुम्हारे पास देखो ना कितना टाइम है। तुम वेले, पहले के मुकाबले आज लोगों के पास ज्यादा फालतू टाइम है। तुम्हें लगता है धर्म नंबर 1 पर रहा है, जबकि सच बिल्कुल इसके उल्टा है। सबसे ऊपर था राजा, उसका राज्य, व्यापारी, वो धन जो सबका पेट भरता है। उसके बाद आती थी फौज जो रक्षा करती है, फिर बाकी का कामकाज संभालने वाले लोग। इसी के बीच में आता था नगरों का विकास, बांध बनाना, देश की साफ सफाई करना, पुल बनाना, सड़कें बनाना। फिर आता था भेड़ बकरियां गाय, फिर आता था धर्म गाय के बाद। लेकिन आजकल तो तुम्हारे सामने ऐसी पिक्चर रखी जाती है, ये प्रोपेगेंडा ही है कि अरे भारत तो पक्का ही धार्मिक देश था, हर कहीं धर्म ही धर्म फैला हुआ था। सब झूठ है। धर्म उनका काम था जो कोई कामकाज नहीं करते थे, वो अपनी धुन में खोए रहते थे, उल्टा काम करने वाला से भीख मांगते रहते थे, किसी ईश्वर के बारे में सोचते रहते हैं जो उनको एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता। रोटी देता तो व्यापारी है, राजा है, भगवान की जितनी मर्जी जय कर लो। उन्होंने मेहनत भी बहुत की है, ऐसे ही नहीं तुम लोग धार्मिक हुए। तुम्हें भगवान को ना मानने, प्रणाम ना करने, मंदिर ना जानने के लिए लानतें भेजी गई, तुम्हें जलील किया गया, तुम्हें पापी बताया गया, कहा गया अरे कभी ईश्वर के बारे में सोचा है, कोई याद है कि 4 पैसे आगे तो भगवान को भूल गए। ऐसे ऐसे उन लोगों ने इतनी मेहनत करके आज तुम सबको धार्मिक बनाया है। राजनीति किसी धार्मिक संगठन को चलाने से कम नहीं होती। जितना आप बस ये समझ लो कि राजनीति में उतर गए तो आप ये समझ लो कि आपको एक धार्मिक संगठन चला, जो दिखने में कुछ और भी लग सकता है। ये बेसिक है, ये 8वां चेहरा तो बेसिक है, इसको तो तुम भूल ही नहीं सकते। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, जो देश धार्मिक नहीं होता वो मुर्दा होता है, यानी तुम उसका कुछ नहीं कर सकते। एक नेता को, भाई इसके लिए तो मैं पर्सनली अपनी तरफ से तुम्हें कह रहा हूँ, 100% एक नेता को धार्मिक होना चाहिए। उसको कभी कभी गलती से भी नास्तिकता नहीं दिखानी चाहिए, या लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि यार ये बात थोड़ी गलत लगती है, ये गणेश जी के गर्दन काट के फिर दोबारा कैसे लगी। नेता ऐसी बकवास थोड़ी करता है। तुमने देखा होगा मैं बड़ी सख्त बातें करता हूँ, मेरी क्लासेस में कभी भी आपको भाग्यवादी बातें सुनने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं गुरु हूं, मैं नेता नहीं हूं। अगर तुम्हें नेता बनना है तो तुम्हारी बातचीत कुछ ऐसी होनी चाहिए कि सुनने वाले को लगे कि चमत्कार हो जाएगा। नौवा नौवा चेहरा, देशभक्ति वाला। ये भी एक टाइप ऑफ पॉलिटिक्स हो सकता है। ये वो राजा होता है जो लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना भरता है, देश के लिए मर मिटने की बातें करता है, दूसरे देशों से अपने देश की तुलना करता है, छोटे मोटे देश पर हमला करता है, उनके साथ पंगे लेता है। यहाँ पर आर्मी के कई प्रोजेक्ट्स चलने शुरू हो जाते हैं, कई हमले होते हैं, उसको ये तमाशा अच्छा लगता है। वो फौज का इस्तेमाल करने और तमाशा लगाने से नहीं झिझकता, वो पूरी तरह नौटंकी करता है। कई बार तो खुद भी वर्दी पहनकर पीटी करता है।
उसको मजा आ रहा है, उसको वो उसमें उसको खेल खेल रहा है, फौज का भी उसने खेल बना रखा है। बुरा नहीं कह रहा मैं, अच्छा है, क्योंकि यही तो है इमोशंस, यही तो है भावनाएं। नहीं तो इतना कौन फौज के बारे में सोचता है। लेकिन जब देशभक्ति वाला नेता आता है तो पूरे देश का फोकस ही फौज की तरफ हो जाता है। और मैं तुम्हें बताऊं, इतिहास में सबसे ज्यादा यही चेहरे रहे हैं, दुनिया के इतिहास में यही रहे हैं मेन। अपना क्या नाम है, हिटलर भी वही था। अच्छे लोगों की बात तो चलो क्या करनी है, जितने आज जितने भी आप पुरानी लड़ाइयां पढ़ते हैं, जितने भी युद्ध पढ़ते हैं, सब देशभक्ति के नाम पर हुए हैं, सब फौज से रिलेटेड है। मैं देशभक्ति लिखा, यहाँ पर फौज रिलेटेड नेता क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फौज भी नहीं भी हो सकती, उसकी अपने दोस्तों की फौज हो सकती है, उसके अपने धर्म वालों की, अपने रंग वालों की फौज हो सकती है। हो सकता है उसको आतंकवादी बताया जा रहा हो दूसरों द्वारा, मैं उसे देशभक्ति वाली फीलिंग वाला आदमी बता रहा हूं, मैं उसको देशभक्ति वाली फीलिंग वाला चेहरा बता रहा हूं, मुखौटा बता रहा हूं, वो आतंकवादी दूसरों की नजर में हो सकता है। क्योंकि भाई राजनीति है, नए नए नाम तो सबको दिए जाते हैं, लेबल चिपकाना राजनीति का एक बड़ा अच्छा पॉइंट। अच्छा कहें या बुरा कहें, है ना, आपको हमेशा बच के रहना पड़ता है, क्योंकि आप कुछ करने जा रहे हो, ओपोजिशन कहेगा इसके ऊपर लेबल लगाओ, लेबल लगाओ इसके ऊपर। तुम देखते हो ये जो मुसलमानों के ऊपर कितना कितनी ये कितनी राजनीति होती है कि मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। अरे यार, बुरे लोग हर धर्म में होते हैं, लेकिन ऐसा है कि अगर किसी मुसलमान ने किसी को मार डाला तो हर मुसलमान कातिल है। प्रोपेगेंडा के एग्जाम्पल जैसे पिछली क्लास में थे, प्रोपेगेंडा के एग्जाम्पल क्या है, लव जिहाद। अगर मुस्लिम लव करता है तो वो लव जिहाद है, और अगर हिंदू लव करता है तो वो क्या है, वो लव जिहाद नहीं है। अब देखो, मैं बोल रहा हूं, तुम सोच रहे हो मैं अरे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। यही राजनीति होती है कि ऐसी ऐसी बातें उठाओ कि लोग कुछ भी बोले तो उन्हें कहा अच्छा ये बोल रहे हो बाबा, तुम्हें तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी। मैं इन कामों में नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इन सबका बाप हूं। 10वां सिर, सबसे जरूरी, तुम, आखिरकार तुम्हारा भी तो एक सिर है। ये एक किस्म से खाली जगह होती है 10वां सिर। क्यों? उम्मीद, हम उम्मीद करते हैं कोई ऐसा आएगा जिसकी अपनी एक सोच होगी। तुम राजनीति में क्यों आए हो? अमीर होने के लिए, शक्तिशाली होने के लिए, हिटलर की तरह किसी से बदला लेने के लिए, सिकंदर की तरह दुनिया जीतने के लिए, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य की तरह महानता का स्वाद चखने के लिए? तुम्हारा कारण क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। आप किसी भी दुनिया के फील्ड में चले जाओ, एक सवाल उठाया जाता है, वाई? क्यों राजनीति, क्यों? आप साइकोलॉजी लेते हैं और टीचर आपसे पहले दिन पूछता है वाई साइकोलॉजी, क्यों? तुम्हें क्या लगता है साइकोलॉजी क्या करेगी? तुम क्यों सीखना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हें हिप्नोटिज्म सिखाएंगे, या तुम्हें यह पता लग जाएगा कि सामने वाला क्या सोच रहा है? कारण क्या है तुम्हारा? अगर तुम्हारा सही कारण नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें बनना है देश के संसाधनों और व्यापार को बढ़ावा देने वाला। इस देश में कितने संसाधन है, कितने पेड़ हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने पहाड़ों में तेल है, कोयला है, हजारों प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, नदियां हैं, ऊंचाइयां हैं, गहराइयां हैं, उनका इस्तेमाल करना, अपने देश को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, सबसे प्रसिद्ध देश बनाने के लिए इन नौसिखियों को साथ लेकर चलना, उनका विश्वास जीतना, खुशी बीच में नहीं भूलनी है, खुश होना, उत्साह होना, नाचना गाना, लोगों को खुश होने का मौका देना, पेट भर खाना देना। ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। तुम ऐसा मत सोचो कि नेताजी कर सकते थे लेकिन नेताजी ने नहीं किया, ऐसा नहीं है। नेताजी कर ही नहीं सकते थे, उसके लिए बड़ा दम चाहिए। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने के लिए इतना दम नहीं चाहिए, वो तो आदमी जिद पर पड़ा हो तो बन ही जाता है फिर। लेकिन वहां जो तुमसे जो जिस गद्दी पर बैठे हो कि मैं ये करूंगा, वो करने का दम होना चाहिए, जो ज्यादातर लोगों में नहीं होता।
वो इतने होशियार होते ही नहीं है। मैं देखता हूं हिटलर के साथ बहुत सारे लोगों को कंपेयर किया जाता है, अजी ये तो हिटलर है, अरे हिटलर बहुत महान था। कुछ उसमें, कुछ उसकी बड़ी जबरदस्त, इसलिए उसकी कमियां इतनी बड़ी हैं क्योंकि उसमें बहुत कुछ बड़ा था। सिकंदर से लोग कंपेयर करते हैं, कभी किसी से कंपेयर करते हैं। वो आज आजकल तो उसके बिल्कुल एक चींटी के बराबर भी कुछ लोग नहीं है। जब भी तुम्हें एक नेता मिले जिसको, जो वो नहीं कर रहा जो उसको करना चाहिए, तो ये मत समझो कि वो जानबूझ के नहीं कर रहा, उसमें दम ही नहीं है, उसमें समझ ही नहीं है, उसमें अकल ही नहीं है, उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए। और ऐसे नेता रहे हैं भारत में जिन्होंने फिर बदलाव वो कर दिया, अंदर अंदर ही बदल दिया उन्होंने। अगर तुम राजनीति के महापंडित रावण की तरह 10 के 10 चेहरों का सही इस्तेमाल कर पाए तो तुम्हें शिखर पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये 10 के 10 चेहरे भावनाओं से भरे, मोटी मोटी 10 भावनाएं, मोटे मोटे रंग हैं, स्टाइल हैं। हर कहीं तुम्हारी बातचीत बदल जानी चाहिए। एक बुद्धिजीवी जब स्टेज पर आता है, लोगों के साथ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन करता है, तो उसकी भाषा ही अलग है। तो लोग क्या करते हैं, वो ना उस नेता, जब वो देखते हैं, देखो शुरू शुरू में लोगों को नहीं पता चलता, तो 3 4 5 महीने लग जाते हैं। उसके बाद वो अपने लीडर के साथ रिलेट करने लगते हैं, और उसी की भाषा सुनने, सोचने, समझने लगते हैं, और उसी की तरह बनने लग पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब लीडर के पीछे चलना है। और यही दुनिया का रिवाज है भाई, भेड़ें गडरिये के पीछे चलती हैं। भेड़ें एक बुरा शब्द नहीं होता है, हम भेड़, मैं भी भेड़ हूं, क्योंकि जहां जहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहेंगे वो मैं करूंगा, क्योंकि क्यों नहीं करूंगा भाई, मैं कानून की इज्जत करता हूं, उनको संविधान ने जो अधिकार दिया है, मैंने वोट दिया है, और जो वो कहेंगे मैं करूंगा। तो जो चेहरा हो वैसी भाषा होनी चाहिए, पूरा देश वैसा बन जाता है। तुम ये मत सोचो कि लोगों को समझ में नहीं आएगी, बेवकूफ से लोग हैं वो क्या जाने बुद्धिजीवी कहते हैं, अरे भाई लोग तो गीली मिट्टी हैं और बहुत सियाने हैं। ऐसे बातों बातों में हम कह सकते हैं कि जनता पागल होती है, जनता बेवकूफ होती है, जनता किसी को भी चुन लेती है, ये लोग धर्म देखकर वोट देखते हैं। जनता को बेवकूफ बताने से जनता बेवकूफ नहीं हो जाती। बिजनेस माइंडेड बंदा की भाषा ही वही होगी, उसकी भावनाएं वही होंगी, वो लोगों को हमेशा ये कहेगा कि अपने बच्चों के भविष्य का सोचो, कार लेने की सोचो, घर लेने की सोचो, अपना घर, अपना अपना घर भाई, क्यों किराए पर रह रहे हो, आओ बिजनेस करें। गायब रहने वाले ये भी बड़े पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ये एक चीज क्या करते हैं ये लोग, ये ना लोगों को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी ये भी होती है कि हमारे सिर पर कोई नहीं है। तुमने देखा ये गायब रहने वाला कौन होता है, क्लास में से गायब टीचर। अब बच्चे क्या करते हैं खूब उड़दंग मचाते हैं, खूब मस्ती करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं ना, तो कहते हैं अरे यार ये टीचर अच्छा है, आता ही नहीं कभी। अब और वो थोड़ी बहुत पढ़ाई करा के पीछे से तुम्हें उतनी इतनी तैयारी करवा के पास भी करवा देते, तुम कहते बढ़िया है ना। फैमिली मैन वाले का समझाने की क्या जरूरत है, तानाशाह भी तानाशाही बातें करेगा। मैं क्या एग्जांपल्स दूं, जाके पढ़ो तानाशाहों को, कैसे उन्होंने लोगों को बरगलाया, कैसे उन्होंने अपने पीछे लगाया, क्या क्या तरीके थे उनके। सब अपने अपने तरीके से भाषण देंगे, धार्मिक सोच वाला अलग, देशभक्ति वाला अलग। सो फीलिंग्स, भावनाएं, इमोशंस। ओके, बस बाय, नेक्स्ट वीक करते हैं। ओके, लव यू ऑल, गुड नाइट।